तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, जिसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी है। वहीं आरबीआई को महंगाई की फिक्र जरूर है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, बढ़ती खाद्य महंगाई की अनदेखी नहीं की जा सकती, इसलिए अभी सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने ग्रोथ को लेकर काफी विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि ग्रोथ को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। That our target is the headline inflation, where food inflation has a weight of about 46%. With this high share of food in the consumption basket, food inflation pressures cannot be ignored. Further, public at large understands inflation more in terms of food inflation than the other components of headline inflation. Therefore, we cannot and should not become complacent merely because core inflation has fallen considerably. तो महंगाई को लेकर जो फिक्र आरबीआई ने जताई है, अब इसको डिटेल से समझते हैं नीरज वाजपेयी से। तो नीरज जी, बताएं कि ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन खाद्य महंगाई को लेकर चिंता जरूर जताई गई है आरबीआई की तरफ से। देखिए, क्रूड नीचे उसके फैक्टरिंग के बावजूद इन्फ्लेशन एक बिगेस्ट चैलेंज है। पूरी पॉलिसी के दौरान कम से कम 1 दर्जन बार उन्होंने इसको अंडरलाइन किया होगा कि फूड इन्फ्लेशन, जिसमें सब्जी दालें सब कुछ आ जाता है, वो बहुत मैटर कर रहा है। और जो WPI उसके अंदर 46% उसका कंट्रीब्यूशन है, और वही आम आदमी को हर्ट करता है। तो आरबीआई का पूरा फोकस है कि हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ही करना है, इसलिए रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने, और अपने रुख में भी कोई बदलाव नहीं किया, स्टैंस भी चेंज नहीं किया है। और इसी वजह से, चूंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो जीडीपी का टारगेट जो उन्होंने रखा वो ज़्यादा है, सरकार की टारगेट से ज़्यादा है। सरकार का तो 6.5 तक का है, लेकिन उन्होंने 7.2% रखा है। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई के दिमाग में बिल्कुल साफ है कि रेट वेट तब कम होंगे जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नंबर 1 फोकस है। नंबर 2, उन्होंने ये नोटिस लिया है कि दुनिया भर में कई सारी इकोनॉमीज़ में मंदी के संकेत मिल रहे हैं। चाइना प्रॉब्लम में है, यूएस में आशंकाएं हैं, तो उसको भी उन्होंने कंसिडरेशन में लिया है। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने रखे कि पॉलिसी का रुख क्या है, सर आरबीआई की सोच क्या है, कि इन्फ्लेशन उनका फोरमोस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने एक सुझाव दिया था कि आप अपने इन्फ्लेशन को में फूड वाला कम करिए, टारगेट जब आप करें तो फूड कम करिए, लेकिन उन्होंने उससे मना कर दिया क्योंकि फूड की टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़ी चीज़ उन्होंने ये की। दूसरा, उन्होंने बैंकों को फिर से एक बार ये कहा है कि जो रिटेल लोन है या जो होम लोन के ऊपर टॉपअप लोन है, उसमें नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा बैंक ध्यान दें। और तो बैंक जब आरबीआई तक बात कहता है तो उसको एक चेतावनी रूप में देखना चाहिए। तो मुझे लगता है बैंकों को थोड़ा सा और टाइट किया जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिक्विडिटी की जो दिक्कत है इस समय, डिपॉजिट कम मिल रहा है बैंकों, उस पर कोई बात बहुत खुल के नहीं आई है। तो यानी आरबीआई को नहीं लगता कि अभी कोई बहुत उस तरह की चिंता है, बैंक को सेल्फ मैनेज करना चाहिए। तो लेट्स सी कैसे बैंक करते हैं, लेकिन ये 3 बातें खास हैं। इन्फ्लेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बैंकों को एक चेतावनी दे दी गई है, और तीसरा ग्लोबल नज़र उनकी बनी हुई है। वहीं आरबीआई ने होम लोन पर मिलने वाले टॉपअप लोन की अनदेखी पर भी चिंता जताई है। इस पर एसबीआई के एमडी अश्वनी कुमार तिवारी ने कहा कि टॉपअप नियमों का पालन नहीं होने का खामियाजा पूरे सेक्टर को उठाना पड़ सकता है। कुछ सेगमेंट्स में इसमें ग्रोथ, कुछ बैंकों में या कुछ एनबीएफसी में इसमें ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है, और आरबीआई चूंकि हर एनबीएफसी और बैंक का ऑडिट भी करता है, और उन्होंने जरूर कुछ देखी होंगी चीज़ें जिसमें कि उनको लगा कि नॉर्म्स पूरी तरह फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो उनकी ये चेतावनी यही है कि अगर आप नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे और इस सेगमेंट में स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में जाकर के ये पैसा इन्वेस्ट होगा, तो वो आरबीआई नहीं चाहता है। और हमने देखा हुआ है कि ये चीज़ आरबीआई पहले चेतावनी देता है कि आप लोग सुधर जाइए, और जो लोग नहीं सुधरते हैं तो फिर कुछ एक्शन होता है। मेरा सोचना यही है कि ये लोग अपने आप ही ठीक कर लेंगे इसको, क्योंकि एक्शन होगा तो पूरे सिस्टम पे होता है। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी 0.5% से ज्यादा गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 582 पॉइंट गिरकर 78,886 पर, और निफ्टी 181 पॉइंट गिरकर 24,117 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में दबाव देखने को मिला। निफ्टी बैंक इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। आईटी, मेटल, एनर्जी शेयरों में बिकवाली रही, तो पीएसई, इंफ्रा, रियलिटी शेयरों में गिरावट रही। वहीं फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए।
चलिए अब कुछ राजनीतिक खबरों की तरफ चलते हैं और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर जो कि आज संसद से आई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के ऊपर संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वक्फ संशोधन बिल का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद पवार, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीएम और डीएमके समेत अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया। हालांकि सरकार ने इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने का फैसला किया है, लेकिन विपक्षी दल इस बिल को लेकर काफी हंगामा कर रहे हैं और इसे मुसलमान विरोधी और साथ ही असंवैधानिक भी बता रहे हैं। विपक्ष वक्फ की संपत्ति छीनने का भी आरोप लगा रहा है। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। तो वक्फ संशोधन बिल पर विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं। वहीं एनडीए के सहयोगी जेडीयू और टीडीपी ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। जेडीयू ने कहा कि बिल में कुछ भी गलत नहीं है, ये बिल मुसलमान विरोधी नहीं है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। वहीं लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान के खिलाफ नहीं है। जिन्हें आज तक हक नहीं मिला, उन्हें हक दिलाने के लिए बिल लाया गया है। किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। तो वहीं इस कानून में संशोधन को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि पहले से ही मौजूद वक्फ कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है। हम लोगों का बुनियादी तौर पर मानना ये है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद किसी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है और जितने भी वक्फ एक्ट में क़वानीन हैं, लॉज हैं, वो मोर देन इनफ है फॉर दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। तो वक्फ संशोधन बिल में ऐसा क्या है जिसे लेकर विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं? जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, इस बिल में ऐसा क्या है जिसे लेकर इतना हंगामा हो रहा है? सरकार पैरवी कर रही है लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है। देखिए, इस सारे हंगामे की जड़ है वक्फ की संपत्ति। दरअसल इस बिल में वक्फ संपत्ति को लेकर कई सारे प्रावधान किए गए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये बिल कानून का शक्ल ले लेगा, उसके 6 महीने के भीतर वक्फ की सारी संपत्ति का ब्यौरा एक पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि संपत्ति कितनी है, संपत्ति की देखरेख कौन कर रहा है, वक्फ के पास कितनी आमदनी होती है, उस आमदनी का इस्तेमाल कैसे होता है। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन बात यहाँ आगे विवाद तब बढ़
जाती है जब इस बिल में यह कहा गया है कि अगर वक्फ के पास सरकारी संपत्ति है तो सरकारी संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। अब सरकारी संपत्ति है या नहीं है, यह विवाद सुलझाने का अधिकार राज्य वक्फ बोर्ड के पास नहीं होगा, बल्कि उस जिले के कलेक्टर के पास होगा। वो तय करेगा कि आखिर वो संपत्ति वक्फ की है या सरकारी संपत्ति है। इतना ही नहीं, इस बिल में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि अगर कोई नया वक्फ की संपत्ति आता है तो उसको वक्फ की संपत्ति मानने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बता दूं कि जो मौजूदा संपत्ति उस सारे का रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। अब नई संपत्ति जो आएगी उसका भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको एक आवेदन देना पड़ेगा। उस आवेदन की जांच उस जिले के कलेक्टर करेंगे और ये कहेंगे कि हाँ, ये वक्फ की संपत्ति के तौर पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब तक ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक नई संपत्ति, नई वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। और ये जो अधिकार दिया गया है जिला कलेक्टर को, इसको लेके काफी ज्यादा विवाद पैदा यहाँ पर हो रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वक्फ बोर्ड है उसको ज्यादा समावेशी बनाया गया है, उसमें ज्यादा व्यापक सदस्यों को रखा गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के कई गैर मुस्लिम सदस्य भी यहाँ पर हैं, किस समुदाय के लोग यहाँ पर होंगे इसका प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से कुछ प्रावधान है जिसको लेकर विवाद यहाँ पे उठ खड़ा हुआ है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो वक्फ संशोधन बिल की क्या कुछ बड़ी बातें हैं ये बता रहे थे लक्ष्मण जी। और अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जल्द सस्ता हो सकता है। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर के प्रीमियम पर जो जीएसटी है उसे घटाकर 5% किया जा सकता है। इस पर रेट रैशनलाइजेशन कमेटी की 22 अगस्त को बैठक हो सकती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं इंश्योरेंस पर जीएसटी कब तक घट सकता है? बिल्कुल, देखिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ये काफी दिनों से बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन जो सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो रेट रैशनलाइजेशन कमेटी जिसमें ये प्रपोजल डिस्कस हो रहा है उसकी बैठक 22 अगस्त को होने वाली है। और 22 अगस्त को जो बैठक होगी उसमें ये कोशिश की जाएगी कि 5% जीएसटी पर सहमति बनाई जाए। तो प्रपोजल जो गया है वो 5% का गया है और अगर जीएसटी के जो रेट रैशनलाइजेशन कमेटी है वो अगर इस पर सहमति दे देती है उसके बाद इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी जो कि इसी महीने अगस्त के एंड में होने वाली है। अगर इस बैठक में फाइनल फैसला होगा। मैं बता दूं कि इस मुद्दे पर पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं जीएसटी काउंसिल में, लेकिन उस वक्त राज्यों के विरोध की वजह से इस पर फैसला नहीं हो पाया था क्योंकि इसमें भारी रेवेन्यू लॉस का आशंका है। अगर बताऊं तो साल भर में जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे जो प्रीमियम पे जीएसटी लगता है उस पर करीब 9.5-10 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी सालाना मिलता है और पिछले 3 साल में एफएम ने ही लोकसभा में बताया था कि 24,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। लिहाजा कोई भी राज्य नहीं चाहता कि ये जो रेवेन्यू है उसका लॉस हो। लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल बना है और जिस तरह से रेट रैशनलाइजेशन कमेटी में इस पर चर्चा हो रही है, अगर ये कमेटी में एक सहमति बन जाती है क्योंकि इसमें 6 राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं और अगर 6 राज्यों के वित्त मंत्रियों में ये सहमति बन जाती है कि 5% जीएसटी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लगाना है तो बहुत हद तक संभव है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी इस पर मोहर लग जाए। तो कुल मिलाकर अब जीएसटी काउंसिल की बैठक का इंतजार करना पड़ेगा कि अब इस पर किस तरह से जीएसटी जो 18% अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर है उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश में कैंसर और रेयर डिजीजेस की दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। ये फैसला इस तरह से है कि अब अगर घरेलू कंपनियां जो विदेशों में दवाई बना रही है और विदेश खासतौर पर यूएस FDA, जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अगर रेगुलेटरी अप्रूवल पा चुकी हैं तो वो दवा भारत लाने के लिए अब कंपनियों को दोबारा से क्लिनिकल ट्रायल देश में नहीं करना पड़ेगा। लंबे वक्त से जो फार्मा कंपनियां हैं ये मांग रख रही थी सरकार के सामने और अब ये बड़ी राहत दी गई है। बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि एक बार विदेशों में अगर आपको अप्रूवल मिल गया है तो देश में दोबारा से आपको क्लिनिकल ट्रायल नहीं करना पड़ेगा। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि जो देश में क्लिनिकल ट्रायल के लिए 5 से 7 साल एवरेज समय लगता है वो समय कम होगा और साथ ही साथ जो उपलब्धता है कैंसर या फिर रेयर डिजीजेस की दवाओं की वो तेजी से बढ़ेगी।
बात करते हैं डेंगू की। इस बार डेंगू ने सरदर्द बढ़ा दिया है। वक्त से पहले ज्यादा डेंगू के केसेस आने को लेकर सरकार भी चिंतित है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी राज्य सरकारों के साथ बैठक की है। फिलहाल की बात करें तो तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। सभी राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से डेंगू से बचाव करने के उपाय बताए गए हैं। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि अगले साल तक डेंगू की वैक्सीन आने की भी उम्मीद है। अभी इसे लेकर ट्रायल चल रहा है। 2 ट्रायल में अब तक सफलता मिल चुकी है। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब कुश्ती के दंगल से एक सैड न्यूज। अब विनेश फोगाट कुश्ती के दंगल में नहीं दिखेंगी। उन्होंने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। विनेश फोगाट ने लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि मां माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। विनेश ने आगे ये भी लिखा कि अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मैं आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। राज्यसभा के सत्र में आज सभापति जगदीप धनखड़ भावुक हो गए। दरअसल आज भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित करने पर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रेन ने चिल्लाकर इसका विरोध किया, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सभापति जगदीप धनखड़ ने इस बात से नाराजगी जताई। मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और ये चुनौती, प्लीज, ये चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल को पेरिस छोड़ना होगा। अंतिम पंघाल और उनकी बहन निशा पंघाल विवादों में घिर गई हैं। दरअसल अंतिम ने अपनी बहन को अपना आई कार्ड देकर खेलगांव जाकर अपना सामान लाने के लिए कहा था। सुरक्षा कर्मियों ने निशा को कैंपस में घुसने के लिए गलत तरीके से एक्रेडिटेशन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 नापी गई है। भूकंप के ये झटके जापान के क्यूशु और शिकोकू द्वीपों पर महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके इतने तेज रहे कि जापान के कई तटीय इलाकों, जिसमें कोची, इहिमे, कागोशिमा और आइता में सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है और स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है। क्यूशु के मियाजाकी में समुद्र की 20 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठती हुई देखी गई। भूकंप का केंद्र भी क्यूशु के पूर्वी तट पर लगभग 30 किलोमीटर गहराई पर था। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। वर्क फ्रॉम होम अच्छा है या फिर ऑफिस से काम? इस डिबेट के बीच अब हाइब्रिड वर्क कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। क्या है हाइब्रिड भविष्य का वर्क कल्चर साबित होगा? जानने के लिए जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।